अनेकता में एकता हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है और यहाँ अनेक रंग और अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। और बात जब भी लोक रंग की होती है तो एक नाम सभी के जुबान पे सहसा आ जाता है। जी हाँ, वो नाम है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का। और इस वक्त बड़ा ही सौभाग्य मिला हमें संस्कार धानी में उनसे मिलने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जबलपुर शहर में। कैसा लगा आपको जबलपुर शहर में आके? बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार नहीं आई हूँ जी, मैं 3-4 बार पहले भी आ चुकी हूँ जी। तो लेकिन जिन जगहों से भावनात्मक लगाव वहाँ पर आना हर बार सुखद होता है, हर बार नयापन होता है जी। और अब की बार चूंकि इतना भव्य आयोजन था ये मां नर्मदा कुंभ, इसलिए आकर के और भी अच्छा लगा। जिस ढंग से आयोजित किया गया, जो कैनवस था जी, और जो अपार जनसमूह, जो भीड़ है, जो सिर्फ आपको सुनने आया था और आपके प्यार के लिए आया था। धन्यवाद, शुक्रिया जी। देखिए, हम लोग भी बहुत दूर से आते हैं, जब तो हम लोगों के भी एक ही मन में इच्छा होती है कि बस हम आए हैं तो फिर जो विश्वास से बुलाया गया है और जिस विश्वास से सुनने भी आए। आज के जमाने में मुझे लगता है घर छोड़कर जो भी कलाकार को सुनने आ रहा है श्रोता, उस एक एक श्रोता का सम्मान होना चाहिए जी। पहले तो देखिए मनोरंजन के विकल्प नहीं थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। फोन से लेकर टेलीविजन सब कुछ है लोगों के पास जी। उसके बाद भी आ रहा है और यदि पारंपरिक चीजों को सुनने आ रहे हैं तो मेरे लिए तो श्रोता भगवान है। इसीलिए आपने देखा है कि मैं फिर रुकती नहीं, मुझे लगता है मैं क्या सुना दूं और यदि फरमाइशें भी अच्छी अच्छी आ जाए तो और अच्छा लगता है। मन तो ऐसा कर रहा था कि आपको कंटिन्यूअसली सुनते जाएं, 12 लेकिन बजे आपके पास भी समय नहीं था। मेरे पास नहीं, उनके पास नहीं था। नहीं, हमारे पास तो बिल्कुल था। नहीं, उनकी एक आर्टिस्ट ऑलरेडी बेचारी, उनका कार्यक्रम नहीं हुआ था, उनके म्यूजिशियंस पीछे बैठे थे, दिख रहा था मुझे। तो एक शिष्टाचार भी है, वो 2.5 घंटा गा चुकी थी, तो समय आपके पास नहीं था। मैं तो पहुंच गई थी, लेट स्टार्ट किया था थोड़ा। कुल मिला के कहा जाए कि मालिनी अवस्थी जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की तो बिटिया है, लेकिन मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। और आपने कहा कि एक तरीके से जो मेरा पूरा परिवार है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देखिए, नहीं, एक बात तो ये मेरे ख्याल में हम लोग इसको खांचों में बांटते हैं, वो ठीक नहीं है। यूपी एमपी तो वैसे ही बहने हैं दो जी। और मेरे ख्याल में यदि आप किसी भी परिवार में कहीं भी यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे रिश्ते नाते हर परिवार के 3 सदस्य जरूर। यदि मध्य प्रदेश वाले हैं तो वो कहेंगे हमारे यूपी में है, और उत्तर प्रदेश वाले तो कहेंगे मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल। मेरा अपना जो है हमारी ननिहाल मंडला की जी, तो इसलिए हम लोग तो नर्मदा के ही किस्से सुनते रहे कि नानी हमारी, हम बहुत छोटे थे और नानी तब गुजर गई, लेकिन उनकी जो अपनी स्मृतियां थी मंडला की, तो यही कहती थी कि हम अपना कार बांध करके धोती में और हम लोग पूरा एक बार में नर्मदा पार करती थी। तो वो एक मतलब इसलिए एक नर्मदा माँ का चूंकि कार्यक्रम में आयोजन है जिसमें बुलाया गया, तो मैं जब भी सुनती थी। और फिर हमारी एक मौसी थी, वो रीवा में ब्याही, हमारी ससुराल जो है तो उसमें आधे लोग बुंदेलखंड में है, भोपाल में है। तभी आप बुंदेलखंडी भी गाती हैं, अवधी भी गाती हैं, भोजपुरी भी गाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का जितना कैनवस है जी, और उसमें सौभाग्य रहा कि मेरा रहना भी हुआ सब जगह। मैं रहने वाली अवध की हूँ जी, मेरी पैदाइश से लेके मेरे माता पिता के संस्कार सब अवध के हैं, लेकिन मेरा पालन पोषण पूरब में हुआ। ये सौभाग्य कहिए, संयोग कहिए कि मेरे बचपन में पिताजी की पोस्टिंग गोरखपुर में थी, मिर्जापुर में थी, और वो असर, वो छाप। और बाद में जब ब्याह हो गया, छोटी उम्र में ब्याह हुआ, पति के साथ भी जब अधिकतर पूरब रहने का अवसर मिला, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, अब अयोध्या, प्रयाग और काशी, तो बस वो कह लीजिए कि पूरब का इसलिए आता गया। ललितपुर रहे हम तो बुंदेलखंड का इसलिए। अगर बात की जाए आपकी पारिवारिक लाइफ की, सर गजटेड ऑफिसर हैं और आप लोग कला से जुड़ी हुई हैं, तो कितना सपोर्ट मिलता है? और बात जब आपने शुरुआत की थी तो आपके मायके से कितना सपोर्ट मिला? ये तो मुझे लगता है कि एक इंटरव्यू में बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा और लंबी अनुभव की बात है जी। और इसको यदि एक पंक्ति में बोलूं तो ये बिल्कुल यही होगा कि वो दुनियादारी के लिए मैं कुछ कह रही हूँ, क्योंकि ये तो एक एहसास है, ये अनुभव है जो इसको मैंने जिया है। जहां तक मायके की बात है तो मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव फैमिली में मुझे लगता है पैदा हुई, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण परिवारों में उस जमाने में सन 70 में हमारे माता पिता ने गाना बजाना सिखाया, हर जगह स्वयं लेके जाते थे। हमारे दोनों उस्ताद मुसलमान थे, और जो वो घर आते थे दूसरे वाले जो राहत साहब थे उनके यहाँ,
वो नहीं आ पाते तो मेरी माँ खुद गाड़ी चला करके लेके जाती थी। ये बात बता रही हूँ 80 के दशक की। तो बहुत ही आगे की सोच थी, लेकिन उतनी ही माँ मेरी संस्कारी थी। और जब शादी ब्याह हुआ तो हमको तो यही लगता था कि हो गया जो होना था, क्योंकि भातखंडे से मैंने न्यूज में टॉप किया था उस जमाने में। अप्पा जी ने या मेरी गुरु गिरजा देवी जी ने 88 में हमसे कहा कि हमारे संग कलकत्ता चलो, हम तुम्हें सिखाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि सारे अफसर अब जा रहे हैं क्योंकि विवाह हो रहा है। हाँ। शादी के बाद एक अलग जीवन जी। यहाँ पर बिल्कुल अलग परिवार था, अलग संस्कार थे, अलग बिल्कुल अलग परिवेश अलग था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बेटियां नहीं थी। तीनों हमारे ये लोग भाई हैं, तीन। सबसे बड़ी बहू थी मैं, और मेरी ननिया सास, मैं आज किससे सुना रही थी, उनके ददिया सास सब मेरे साथ रहती थी। एक बहुत भरे पूरे परिवार में मैं गई और सब सिर्फ पढ़ने में थे। तो वहां पर संगीत वो एक अलग नई बात थी वहां के लिए। एंड इट इज अ ग्रेट, ये एक अलग, एक बहुत दूसरे के लिए भी एडजस्ट करना, इसको ये आसान नहीं होता जी। आप मेरी दिक्कत पूछ रही, लेकिन अगले के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि आपकी दृष्टि जो आप करना चाहते हो उसको लेकर के इतनी मकबूल है, इतनी संपूर्ण है, और आपका कैनवस इतना क्लियर है कि आपका जो प्रिय है वो भी उसको उस दृष्टि को देख सके और समझ सके, तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि चुनौतियां तो बहुत थी। ये प्रशासनिक नौकरी में थे, और प्रशासनिक नौकरी में भी उत्तर प्रदेश में थे। तो हमारे यहाँ जब मैं लोकगीत गाने लगी तो सबको लगता था कि मैं, क्योंकि एक एलीट मेंटालिटी जो होती है उसको लगता है कहाँ भैया, कहाँ बाबा आदम के जमाने के गाने, और वहां पर टिके रहना अपने विचार पर, और न सिर्फ टिके रहना लेकिन बल्कि जो और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं भी आती हैं कि भाई आप जा रहे हैं, आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं, म्यूजिशियंस जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, बहुत चुनौतियां आती है। इसलिए मैंने कहा कि छोटे इंटरव्यू में संभव नहीं, ये मुझे लगता है सारी बातें संभव हो जाती हैं यदि आप सबके साथ में चल के करना चाहते हैं, तब बहुत आसान है। जीवन साथी भी आपको समझदार मिले, आपका सहयोग करे, वो तो है ही है, सबको ही। मैं तो सिर्फ जीवन साथी नहीं, मैं तो सास ससुर सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बोलती हूँ बिल्कुल संयुक्त परिवार, बड़े जो हैं वो बड़े ही हैं। तो मुझे लगता है, और इवन बच्चे भी, आपके अपना जो लक्ष्य है जब अगले का बन जाए और आपके पति का लक्ष्य आपका हो जाए तो सब कुछ बहुत आसान है। ये है प्रोवाइडेड कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि कलाकार एक बहुत उन्मुक्त स्वभाव से उन्मुक्त होता है, स्वभाव से उसका बहुत पब्लिक फेसिंग होता है। तो आपको क्या बोलना है, क्या करना है, उसमें बहुत सोचना भी पड़ता है। और कई बार आपको लोग शरारत भी करते हैं कि आप ऐसी चीजें कहें जो कि वो इस्तेमाल कर सके। उन चीजों के लिए मुझे लगता है बहुत आप समझदारी, गंभीरता और गरिमा है ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होगी। जिसमें है ही नहीं वो बेचारा प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्या करेगा। बिल्कुल गरिमा होगी तो बड़ी से बड़ी बात को भी संभाल लेगा। सही बात। तो ये मुझे लगता है कि चीजें बस होती चली गई। और मेरे संग अच्छाई ये भी थी, मुझे लगता है कि मैं चूंकि पारंपरिक लोक संगीत को लेके आगे चलने की बात की, परिवार को एक साथ लेके चलने की बात करी, एक पूरी संस्कृति को आगे लेके चलने की बात करी, तो ऐसे में अगले को विश्वास नहीं होता जल्दी कि इसके पीछे क्या मंतव्य है, गंभीरता है कि नहीं। तो मेहनत बहुत करनी पड़ी प्रूव करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। और खुशी है कि वो 4 दशकों का जो सफर है वो धीरे धीरे रंग लाता है। तो एक सवाल बस आपसे करना चाहेंगे हम कि आज जबकि पाश्चात्य संस्कृति सर चढ़ के बोल रही है, म्यूजिक में भी मानती है नहीं इस बात को जी, आप क्या पहने बड़ी बैठी हैं? क्योंकि मेरे को लोक रंग बहुत पसंद है। बस आप है और हम है और इसको बात कर रहे हैं जी। हमेशा से जी हर नई चीज अच्छी लगती है, बिल्कुल। किसको नहीं अच्छी लगेगी। एक आपको हम दूसरे रंग की साड़ी दें, आपको वो अच्छी लगे, नयापन हमेशा भाता है जी। नया संगीत, मौलिकता, नई रचना, नया साज, नई साउंड जी हमेशा अच्छी लगती है। अभी छोड़ दीजिए सन 50 के दशक में ओ गोरे गोरे ओ बाकी छोरे इना मीना डिका, ये तो उस समय तो संगीत तो नहीं खत्म हो गया। नहीं, ऐ दिल है मुश्किल ये जीना, यहाँ सब सिम्फनीज है मोजार्ट की, बेथोवन की, आपको मालूम होगा जी। तो ये हमेशा से इस तरह का रहा है कि
उस जमाने में 50s के गोल्डन एरा जब म्यूजिक का था, तब भी क्लासिकल भी बन रहा था, गजलें भी बन रही थी, नौशाद साहब फोक पे भी चीजें लेकर के आ रहे थे, और उसी समय इस तरह के भी गाने बन रहे थे। पाश्चात्य संगीत की सिर्फ बात कर रही हूँ। हाँ। तो हमेशा से ये रहा है, हमेशा ये चैलेंज एक लगता है कि अब ये आ गया, अब सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी तो देखिए सबसे पाश्चात्य चीज आई है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन द नेम ऑफ यूट्यूब, ग्लोबलाइज हो गया म्यूजिक। सबने बड़ा डर वो कि अब तो सब खत्म हो गया, सब एक जैसा म्यूजिक हो गया। मुझे तो लगता है उससे फायदा हुआ, मोनोपोली खत्म हो गई म्यूजिक इंडस्ट्री की, सभी प्रोड्यूसर बन गए, सब यूट्यूब में अपना गाना डाल सकते हैं। आप एक मेले में गए, आपको किसी का धोबिया अच्छा लगा, करौआ अच्छा लगा, गोंड गीत अच्छा लगा, आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया जी। लेकिन मैं दावा कर सकती हूँ 70 साल में कोई म्यूजिक कंपनी इसको रिलीज करने को नहीं तैयार होती, आज है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग बहुत कम आंकते हैं संगीत को, जब हम ये सवाल उठाते हैं कि पाश्चात्य संगीत से चिंता। मुझे लगता है संगीत सार्वभौमिक है जी, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से हम गाना सुनते हैं। हमको बीटल्स पसंद है, मुझे बीजीज पसंद है, मुझे क्वीन पसंद है, लेकिन मुझे बेगम अख्तर पसंद है, मुझे रशीद खान साहब पसंद है, मुझे भीमसेन जोशी जी पसंद है, मुझे गिरजा देवी जी पसंद है, और मुझे हीरालाल यादव जी पसंद है। ये अपनी अपनी रुचि है। आज भी मुझे लगता है आज का बच्चा फोक बहुत सुनता है। नए लड़के जितने यूनिवर्सिटीज में हैं वो सब अपनी बोली के गाने सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। इंटर कॉलेज एक बार फिर से जी, एक बार पुनः लोगों की कोशिश है कि जो उनके माता पिताओं ने छोड़ा वो न छोड़ें जी। और ये सब की जो आपने सवाल पूछा, मैं समझ लूं चिंता जो आपकी है जी, उसका एक ही जवाब है कि अपने गिरबान पे हाथ रख के देखें, अपने अंतर्मन से पूछे कि हमने खुद लोक संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया। सही बात। कितने पूजा त्योहार आपकी माँ करती थी, आप कितने करती हैं? कितने गाने आपने सीखे या सिखाए, और अपनी बोली से जुड़े रहने के लिए क्या अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया? हतोत्साहित तो नहीं किया जी। और ये बहाना मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आजकल तो समय नहीं मिलता, क्योंकि मुझे लगता है हमारी आपकी दादियां जो हैं हमसे आपसे ज्यादा काम करती थी, हमसे आपसे जल्दी उठती थी, हमसे आपसे देर में सोती थी, और सब कुछ करती थी। आज तो पति भी ऐसे हैं कि दुल्हन खाना बना रही थी, दूल्हा कहता लाओ बर्तन धो दें। उस समय तो सब कुछ गाय बछड़ा से लेकर के अनाज पीसना से लेके खेती बाड़ी, सबके उठने से पहले उठना, सबके सोने के बाद सोना। आज वो कंडीशन नहीं है, लाइफ बहुत आसान हुई है जी। तो वर्किंग के तो डेफिनेशन बदले, इसकी आड़ में जो लड़कियां जो ऐसे भी मैंने आज बोला कि प्रोग्राम में सासों का अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई बहू है वर्किंग, अब कहाँ करेंगी। अरे भाई क्यों नहीं करेंगी, हम तो हमसे ज्यादा वर्किंग कौन होगा, कुछ नहीं छूटता। लेकिन तो ये मुझे लगता है प्रतिबद्धता, आग्रह, अपनी चीजों से जुड़े रहने का। कष्ट होता है, कोई भी चीज आपको कष्ट तो होगा ही, कोई नियम से बंधने में कष्ट होता है, लेकिन फल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो उसकी सीख दे रही हैं वो तो आपको पता भी नहीं कि कितना बड़ा एक बीज बो रही है जी। और 2016 आखिरी सवाल है, 2016 में आपको पद्मश्री का अवार्ड मिला, कैसा रहा एहसास? घर में कैसा रहा, दोस्तों के साथ कैसा रहा? और एक लोक रंग के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इवन मैं बात करूं भारत की नहीं, विदेशों में भी आप लोक रंग को आगे प्रचारित कर रही है, बढ़ावा दे रही हैं, तो कैसा फील किया आपने उस समय? जब पद्मश्री मिली तो मैं आपको सिर्फ एक ही उसका एक जवाब दे दूं कि उत्तर प्रदेश में लोक संगीत को 27 साल बाद पद्मश्री मिला था। जिस प्रदेश में निब्रज दिया जी, जिस प्रांत की अवधि है जिसमें रामचरितमानस लिखी गई है, जायसी ने लिखा, रसखान ने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा, जासूर कबीर तुलसी हुए, उस प्रदेश में गुलाब बाई जी को नौटंकी के लिए मिला था, उसके बाद मालिनी अवस्थी को मिला। तो ये आप समझ लें कि इतनी लंबी उपेक्षा एक विधा की रही है। तो आप समझ सकते कि मुझे तो ये लगा कि मुझे पुरखों का आशीर्वाद मिला। मैंने इतने साल जो उनके गीत गाए, और मैंने यही जब पूछा गया तो मैंने कहा ये उन सभी बड़े कलाकारों को मैं समर्पित करती हूँ जो बिना किसी सम्मान के चले गए। और मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी, इस समय लल्लू वाजपेयी जी आला सम्राट थे, हीरालाल यादव जी के लिए हम लोगों ने कोशिश की, तो उनको जाने से मृत्यु से 3 महीने पहले पिछले वर्ष पद्मश्री उनको मिला। लेकिन राम कैलाश यादव जी इलाहाबाद के इतने अद्भुत कलाकार, बहुत अच्छे गायक थे। मोहम्मद खलील जी तो बिहार के थे, हमारे यहाँ नियामत अली थे, बहुत अच्छे सब भोजपुरी के अवधि के गायक थे।
लेकिन वो एक है ना, हम ही अपनी चीजों की उपेक्षा करते हैं जी। तो ये एक मेरी जो चिंता थी समग्र इसी को लेकर के थी कि मेरे बारे में नहीं है, आपको तो पता ही नहीं अब क्या खो रहे हैं, एक बोली, एक पूरी तहजीब, एक पूरी परंपरा खो रहे हैं। तो वो मिला तो एक इसलिए खुशी हुई कि वो बोलियां, उन कलाकारों का एक सम्मान गौरव उनको आया। विदेश की जहां तक बात की तो मुझे बहुत आनंद होता है इस बात से कि दूर दूर तक लोग संगीत सुनाने के लिए बुलाते हैं परदेश में। तो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये एक क्षेत्रीय चीज है, वो तर्क से जुटलाता है। क्षेत्रीय चीज है तो सार्वभौमिक चीज है, यानी कि जहाँ पर अवधि, आप कोई भोजपुरी अवधि वाले नहीं है, ये कोई मॉरिशस नहीं है जहाँ पर बोलते हैं। हाँ। लेकिन बुलाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास इस पे होता है कि इतने साल मेहनत पर एक जो मैं यही बोलती हूँ दादी लोगों का आशीर्वाद है, और जो एक शैली इजाद की मैंने कि लोगों को सरल रूप में समझा भी सकूं कि गा क्यों रही हूँ, ये गाना है क्या। अब मैं राम का सोहर गा गई, सोहर क्या है, नेक क्यों मांग रही ना हूं, क्यों न्यौछावर मांग रही है, क्यों कई कौशल्या ने तो ये दिया लेकिन कई ने हट करके दिया। ये यदि आप बताते हैं तो लोगों के सामने वो सब कुछ दृश्य आता है। तो ये एक शैली विकसित की, उसका मुझे लगता है कि भी लाभ है कि लोगों को अक्रॉस द कंट्री, ग्लोबल लोगों को जो अर्थ है, क्योंकि देखिए सबके यहाँ बच्चे का जन्म उत्सव है जी। सबके यहाँ त्योहार का मतलब क्या है, हमारे यहाँ कोई त्योहार मैं और तुम के बारे में नहीं है, हम के बारे में। तो यानी वो सबके बारे में, चाहे वो क्रिसमस मनाए चाहे ईद मनाए, हर पर्व का मतलब क्या है, उत्सव, खुशी। तो मुझे लगता है कि इसलिए परदेश में बुलाते होंगे, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि भारत का नाम साथ में हो रहता है। कितनी अच्छी बात कही मालिनी जी ने, और 7 समुंदर पार तक लोक रंग की छटा बिखेर रही हैं। तो आपने हमसे बातें की और साथ ही अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।